कहानी है सूर्यगढ़ की। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांपने लगती है। एक तरफ जहां लोग इस गांव का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, तो वहीं बुजुर्ग और तजुर्बेदार लोग इस गांव की कहानी अपने आस पड़ोस के बच्चों को सुनाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव के रहस्य को कहते रहते हैं। सूर्यगढ़ गांव के दक्षिण में लखनपुर गांव बसा हुआ था, जहां के एक बूढ़े दादाजी अपने पोती पोतियों की उम्र के बच्चों को शाम के वक्त कहानियां सुनाया करते थे। उस गांव के बच्चों ने उन दादाजी से सूर्यगढ़ की रहस्यमय तालाब की कहानी सुनने की जिद पकड़ ली। दादाजी ने उन बच्चों को समझाया कि ये कहानी काफी डरावनी है और ऊपर से रात भी होने वाली है, लेकिन बच्चों की बाहट के आगे किसकी चली है जो बेचारे दादाजी की चलती है। दादाजी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बात है उस वक्त की जब सूर्यगढ़ के सम्राट राजा दृश्यराज हुआ करते थे। राजा दृश्यराज शूरवीर और प्रतापी राजा थे। राजा के महल में जब भी कोई खुशी का माहौल होता था, तभी प्रगति नाम की नृत्यिका को नृत्य करने के लिए बुलाया जाता था, और जिसने भी उसे देखा वह देखते ही उसकी ओर सहज आकर्षण महसूस करता था। राजा दृश्यराज के मंत्री मानक्ष पहली बार प्रगति को देखते ही उससे सहज प्रेम कर बैठे, लेकिन प्रगति को तो कोई और ही प्रिय था। सूर्यगढ़ गांव में एक बहुत ही सुंदर, साफ तथा पवित्र जल का तालाब हुआ करता था। वो तालाब ही उस गांव को बेहद खूबसूरत बनाता था। मंत्री मानक्ष ने प्रगति को पाने के लिए न जाने कितने ही षड्यंत्र रचे, लेकिन अपने षड्यंत्रों में सफल न हो सके और थक हार कर अपनी हार स्वीकार कर प्रगति को जान से मारने का निर्णय कर लिया। क्रोध जैसे उनके सिर चढ़ चुका था। प्रगति मेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी। उसे राजा से छिपाकर मारने का षड्यंत्र रचा और उसके पार्थिव शरीर को उसी खूबसूरत तालाब में फिकवा दिया। तब से उस तालाब का पानी गहरे नीले रंग का हो गया, और कहते हैं कि तभी से उस तालाब का पानी चमड़ी को जलाने वाला हो गया। उस तालाब में जो भी जानवर पानी पीने गया वो वापस कभी नहीं लौटा। एक बार जब गांव के लोग तालाब पर पानी भरने गए और जैसे ही पानी ने उनके शरीर को छुआ, वैसे ही उनका शरीर जलने लगा। तालाब के पानी के ये परिणाम देखकर सभी गांव वाले परेशान हो गए। वह गांव में पीने के पानी का एक ही स्रोत था, अब वो भी नहीं बचा। गांव वाले परेशान होकर राजा दृश्यराज के पास गए और राजा को इस घटना के बारे में बताया। राजा ने जब इसके बारे में सुना तो वो भी सोच विचार में पड़ गए कि अचानक इतना पवित्र होने वाला पानी इतना श्रापित कैसे हो गया। राजा ने अपने लोगों को तालाब का मुआयना करने भेजा, और जैसे ही एक आदमी तालाब के पानी में उतरा, वैसे ही उसकी चमड़ी जल गई और देखते ही देखते कंकाल बनकर पानी में डूब गया। ये देखकर बाकी बचे लोग डर गए तथा महल की ओर वापस चल पड़े। राजा दृश्यराज के पास पहुंचकर उन्हें इस घटना के बारे में बताया। इस घटना को सुनकर दृश्यराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। काफी दिनों तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। वह धीरे धीरे गांव में पीने के पानी की किल्लतें बढ़ती जा रही थी। राजा ने अपनी प्रजा को चिंतित देख अपने विद्वान मंत्रियों से विचार किया। विद्वानों में से एक विद्वान ने कहा, लगता है तालाब पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। अवश्य ही उस पर बुरी आत्मा का साया है। वहां बैठे सभी विद्वानों ने उस विद्वान की बात का समर्थन किया। विद्वानों ने राजा को तुरंत ही किसी महाज्ञानी ऋषि से मिलकर इस समस्या का समाधान करने का उपाय सुझाया। राजा दृश्यराज ने अपने खबरियों को ऐसे किसी ज्ञानी ऋषि को ढूंढने का कार्य सौंप दिया। खबरियों ने थोड़े ही समय में ऋषि मुनि का पता लगा लिया, जिसकी सहायता से तालाब की समस्या को सुलझाया जा सकता था। राजा ने जैसे ही उन ऋषि मुनि के बारे में सुना, शीघ्र ही ऋषि मुनि से मिलने चल दिए। ऋषि मुनि पास ही के लखनपुर गांव यानी कि हमारे गांव में ही रहा करते थे। राजा ऋषि मुनि के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मुनि ने कहा, कहिए महाराज, कैसे आना हुआ? राजा ने जवाब में कहा, आपको तो पता ही होगा कि सूर्यगढ़ मीठे और पवित्र जल के तालाब के लिए प्रसिद्ध है, किंतु अब वह तालाब भी नहीं रहा। उसका पानी पीना तो दूर की बात है, अब उस पानी को छू भी नहीं सकते। पानी को छूते ही शरीर की चमड़ी जलने लगती है और देखते ही देखते पूरा शरीर कंकाल बन जाता है। राजा ने सारी बातें विस्तार से ऋषि मुनि को बताई। ऋषि राजा के साथ तालाब पर जाने के लिए तैयार हो गए। ऋषि ने तालाब पर पहुंचकर तालाब के पानी को देखा, वह उसे अपने कमंडल में भर लिया। ऋषि ने राजा से कहा, महाराज, यहाँ पूजा करनी होगी। इतना कहकर ऋषि मुनि अपनी पूजा करना शुरू कर देते हैं और उस तालाब का पानी अग्निकुंड में डालते जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था, और जब पूर्ण तरह से अंधेरा हुआ तो किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी तालाब में से प्रगति की आत्मा प्रकट हुई और राजा से इंसाफ की गुहार लगाने लगी।
और कहने लगी कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो इस गांव में रहने वाले एक एक इंसान की मौत करीब आती जाएगी। राजा के मंत्री मानक्ष भी घबरा गए कि कहीं राजा को यह पता न चल जाए कि प्रगति की मौत के पीछे वही है। ऋषि ने प्रगति से पूछा, इंसाफ? कैसा इंसाफ? और तुम हो कौन? प्रगति ने जवाब में कहा, मेरी हत्या के पीछे राजा दशराज के मंत्री मानक्ष है। मेरी हत्या का षड्यंत्र मानक्ष ने ही रचा है। राजा के यहाँ अपराध करने वाले को सजा दी जाती है और मानक्ष ने तो हत्या जैसा बड़ा अपराध किया है। उन्हें सजाए मौत ही होनी चाहिए। राजा ने मंत्री मानक्ष की ओर देखा। तभी मानक्ष ने अपने बचाव में कहा, नहीं नहीं महाराज, यह असत्य है। मैं इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता हूँ? मुझे इस अपराध में फंसाने के लिए किसी ने यह षड्यंत्र रचा है। राजा दशराज ने मानक्ष से कहा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुम बेकसूर हो? अगर तुम गुनहगार साबित हुए तो तुम्हें सजा में मौत दी जाएगी। मानक्ष ने अपने बचाव में राजा को अनेक तर्क दिए। राजा ने प्रगति से कहा, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस तालाब के पानी को पीने लायक वापस से करना होगा। प्रगति उत्तर देते हुए कहती है, क्षमा महाराज, पानी वापस से पीने लायक तो तभी होगा जब मुझे न्याय मिलेगा। राजा सोच विचार करते हुए कहा, चलो ठीक है, बताओ तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार हुई? प्रगति ने कहा, महाराज, मेरे घर की ओर प्रस्थान करते समय मानक्ष ने अपने गुप्त सैनिकों द्वारा धारदार तलवार से मेरे ऊपर आक्रमण करवाया और मेरे पार्थिव शरीर को इस पवित्र तालाब में फिकवा दिया। और जब मानक्ष को लगा कि कहीं ये सैनिक आपके सामने सच ना बता दे, इसलिए उन सैनिकों को भी इसने मार दिया। अपने आप को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। महाराज, अब आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। प्रगति जब राजा को अपना दुखड़ा सुना रही थी, तब मानक्ष को ऐसा लगा जैसे राजा प्रगति की बातों पर अवश्य यकीन कर लेंगे। ये सब देखकर धीरे धीरे मानक्ष वहाँ से खिसकने लगा और देखते ही देखते सबकी आंखों से ओझल हो गया। महाराज को जब पता चला कि मानक्ष यहाँ से भाग चुका है, तो राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रगति की हत्या के पीछे मानक्ष ही है। राजा ने मानक्ष को खोजने के लिए गांव में सैनिकों को फैला दिया। राजा ने देखा कि अब प्रगति भी गायब हो चुकी थी। मानक्ष की तलाश में सैनिक पूरे गांव में भटकते रहे। राजा और ऋषि मुनि व बाकी सेना वहीं तालाब के पास बैठे रहे। अब लगभग सुबह हो चुकी थी और सैनिक भी निराश ही लौट रहे थे। राजा ने जल संकट को देखते हुए गांव में अगले ही दिन 2 कुएं खुदवा दिए। गांव में जल संकट तो दूर हो चुका था, लेकिन प्रगति को न्याय मिलना अभी भी बाकी था। मानक्ष को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अगली रात न जाने किसके लिए भयानक होने वाली थी। राजा महल में बैठे बैठे सोच विचार कर रहे थे। तभी एक गांववासी महाराज के पास आकर कहता है, महाराज, तालाब के पास किसी का मृत शरीर पड़ा हुआ है। देखने पर से ऐसा लगता है जैसे मंत्री मानक्ष ही हो। महाराज शीघ्र ही तालाब के पास पहुंचते हैं। वह राजा के साथ वे ऋषि मुनि भी थे। वेशभूषा से तो मृत शरीर मानक्ष का ही लग रहा है, ऐसा राजा ने कहा। तभी प्रगति पुनः प्रकट होती है और राजा से कहती है, महाराज, मानक्ष की मृत्यु ही मेरा लक्ष्य था और वो पूरा हो चुका है। मेरे हत्यारों में से अब कोई भी जीवित नहीं है। राजा ने प्रगति से कहा, तुम्हारा प्रतिशोध अब पूरा हो गया है, तो अब इस तालाब के पानी को वापस से पीने लायक कर दो। प्रगति ने उत्तर देते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, पानी वापस से पीने लायक तो नहीं हो सकता, किंतु अगर आप इस तालाब में मानक्ष की 3 खून की बूंदें डाल दे तो मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी और पानी से चमड़ी को जलाने की समस्या भी हल हो जाएगी। पर यह पानी वापस अब पीने लायक नहीं होगा। इतना कहकर प्रगति वहाँ से गायब हो गई। प्रगति द्वारा बताई गई प्रक्रिया को राजा दोहराते हैं और पानी पहले जैसा सामान्य हो जाता है, किंतु पहले की तरह अब पानी पीने लायक नहीं रहा।